हेलो, नमस्कार। और साल का अंत कितने दिन बाकी है? आज 26 है, तो 31 दिसंबर, यानी कि 5 दिन। 2024 ख़त्म, नए साल की शुरुआत। तो ये इस साल का आखिरी वीडियो। फिर मिलेंगे अगले साल। तो आज का जो सॉरी आज का जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। और सॉरी, एक खबर है जो आज मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि इस खबर को आप सभी के सामने मैं रखूं। हालांकि मैं ये समझ सकता हूं कि आप में से कई लोग हैं जिनको इसके बारे में अवगत होगा, इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि मेरे नज़रिए में ये बहुत ही अहम स्टेप है, एक वाक़या है जो आने वाले दिनों में जब जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनली डिसाइड करेगा, ये वो तय करेगा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनकी जांच का दायरा कहाँ तक स्ट्रेच किया जा सकता है, जहाँ पे राइट टू प्रिवेसी का इंक्रोचमेंट ना हो। ये जो मतलब राइट टू प्रिवेसी कॉन्सेप्ट है, और जिस तरीके से इसको अब लिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले दिनों में ऑब्वियसली इसके ऊपर मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस तो इशू करेगा ही, क्योंकि इस पे कई सारे पिटिशंस हैं जो टैग्ड हुए हैं जिस पे ये रिलीफ ही मांगी गई कि इसके ऊपर आप गाइडलाइंस इशू करिए। और काफ़ी बहुचर्चित, यानी काफ़ी चर्चित मसले हैं ये, जिसमें ये राइट टू प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट लिया गया है। और इस पे फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम आदेश है, जिसके तहत वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है जो जांच के दायरे में सीज्ड किया है, वो उससे कॉपी या लैपटॉप का जो डेटा है या मोबाइल का डेटा है उसे कॉपी करने से मना कर दिया है। ये आगे इस संदर्भ में किस तरह की गाइडलाइंस आएगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि जांच का दायरा कितना रेस्ट्रिक्टेड होगा या कितना स्ट्रेच किया जाएगा, जिसके तहत कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो बरकरार है। मेरी अपनी सोच है कि अगर इसमें उस तरह की गाइडलाइन नहीं फ्रेम की गई जिससे कि जांच एजेंसियों को सहूलियत हो जांच करने में, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि आप जांच को किसी फोर कॉर्नर के दायरे में नहीं ला सकते अगर उनको इस तरह का फ्रीडम नहीं रहेगा। क्योंकि अभी जो दुनिया है वो बड़ी हाईटेक दुनिया है। साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट वगैरह की जो बातें हम सुनते हैं, ये सारे के सारे क्राइम जो है, इसमें ज़रूरत होगी कि जांच एजेंसियों को वो उस तरह का फ्री हैंड मिले जिसके तहत ये जो डेटा है उसकी वो जांच कर पाए। अब आप कहोगे कि अगर डेटा लैपटॉप पे, आपके पर्सनल लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे स्टोर्ड है और वो आप नहीं देख सकते हो या उसे कॉपी नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरा राइट टू प्राइवेसी है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि हम जांच को कहाँ पे लाके रखना चाहते हैं। या यूँ कहूँ कि उन सारे जांच को हम एक पेपरलेस जांच
के दायरे में लाकर रखेंगे अगर इसमें उस तरह की गाइडलाइन अगर नहीं पास की गई जिससे कि एक राइट टू प्राइवेसी तो बरकरार रहे, लेकिन जांच एजेंसियों को इसमें उस तरह का फ्रीडम मिले, क्योंकि आप दो हाथ से तबला बजाने की कोशिश करोगे तो कोई क्राइम डिटेक्शन होगा नहीं। खास करके आज की दुनिया, जो आप एक क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप एक क्लिक के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए गायब कर सकते हो, आप एक क्लिक के ऊपर किसी का कैरेक्टर असैसिनेट कर सकते हो या ख़राब कर सकते हो। दुनिया भर के क्राइम हो रहे हैं जो साइबर प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं। इसे रोकना, कंट्रोल करना वैसे ही बड़ा तकलीफ़ वाला काम है, बड़ा ही मतलब जद्दोजहद वाला काम है। और हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इतनी इक्विप भी नहीं है, मतलब वो ट्रेंड भी नहीं है, इक्विप भी नहीं है। आप साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी मसलों को लेके आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे साइबर क्राइम एक विंग तो खुला है, वो विंग जो खुला है जहाँ पे ऑफिसर बैठे रहते हैं, दिन भर अपना मोबाइल देखते रहते हैं, सर्फ करते रहते हैं। अब क्या देखते हो उससे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कंप्लेंट लेके जाइए, फिर उनका एक्शन और रिएक्शन देखिए। ज़्यादातर जो बंदे हैं ये वो इक्विप्ड ही नहीं है, और उसमें से जो इक्विप्ड है अगर वो कोई प्रोएक्टिव स्टेप लेते हैं और उस पर फिर इस तरह के कुछ मतलब उनकी जांच को मतलब उसमें अड़थड़ा पैदा करने के लिए इस तरह की अगर कोई गाइडलाइन कभी अगर आती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्शियस रहेगा उन सब चीज़ों पे। तो अगर आएगी तो बड़ा मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि हम एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट क्रिएट कर देते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, वो होती कोई स्पेशलाइज्ड वगैरह नहीं है, वो एग्जिस्टिंग में से ही किसी एक को एडिशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जैसे आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ तो ऐसा नहीं कि कोई अलग से साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है उनके लिए हालांकि अलग सेल बना है, लेकिन ऑफिसर वही है, उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम से लिए गए ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, और जो और भी उनके स्टाफ्स है, वो उतना इक्विप नहीं है जितना होना चाहिए। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है उस लेवल पे डेवलपमेंट की, उसके ऊपर मेरे हिसाब से एक अलग सा ही मुद्दा रहेगा, उसके ऊपर क्या ही बात करूं। लेकिन जिन्होंने इसे एक्सपीरियंस किया है, जो कभी कभार पुलिस स्टेशन में गए हो, कोई भी मसले को लेके कंप्लेंट फाइल करने के लिए जाओ आप, तो आपको किस तरह से मतलब क्या क्या झेलना पड़ता है, उसके लिए भी एक कंप्लेंट आप लॉन्च करने के लिए और ख़ास करके साइबर रिलेटेड क्राइम के लिए वो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह भले है, लेकिन अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर क्लियर टर्म में बताऊं, बड़ा ही रिग्रेटिंग वर्ड होगा, लेकिन अनसेटिस्फैक्ट्री है वो। कोई उसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है नहीं, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से इसे रिजॉल्व करना है। बहुत ही हाई एंड टेक्निक्स की ज़रूरत है, बहुत ही हाई एंड मैकेनिज़्म टू डिटेक्ट द क्राइम, इसकी ज़रूरत है। सब की बात नहीं करूँगा, बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं जो बहुत ही एक्सपर्ट है, लेकिन उनके हैंड्स एकदम बंधे हुए हैं, क्योंकि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है उस तरह का है नहीं, जिससे बेचारे क्या करें, वो भी ह्यूमन है। तो एंड ऑफ द डे जो उनका काम है ऑलरेडी बर्डन है, ओवर बर्डन है, और उसमें स्टाफ की इनएफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी जो है अगर है तो उनको वो उस सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। बहरहाल मुद्दे पे आता हूँ, तो ये जो मसला है ये ऑलरेडी आप सभी लोगों को मालूम होगा कि राइट टू प्रिवेसी वीज़ा विज़ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका सीज़र होना चाहिए या उसकी कॉपिंग वगैरह का राइट होना चाहिए। ये एक मसला पहले से ही पेंडिंग है, जहाँ पे कई सारी जो स्टेक होल्डर हैं, जिनमें से अमेज़ॉन है, न्यूज़ क्लिक वगैरह है, इन्होंने प्रोसीडिंग्स फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे ये गाइडलाइंस मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के तहत कि आप एक गाइडलाइंस फ्रेम कीजिए जिससे कि
ये जो पिटिशनर है सब कोर्ट के सामने, उनका जो राइट टू प्रिवेसी है वो प्रोटेक्ट हो, जिसमें से न्यूज़ क्लिक है, अमेज़ॉन इंडिया है, और अब उसी में एक और पिटिशनर जुड़ चुका है, जो मतलब जो कोई भी लॉटरी जगत से जुड़ा है, ऑनलाइन लॉटरी जगत से जुड़ा है, उन्हें मार्टिन लॉटरी के बारे में पता ही होगा। क्योंकि मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड भी रहा है लॉटरी लिटिगेशन का, और है भी, आज भी है। तो ये जो जनाब है, ये मतलब ये किंग है, एक्चुअली में किंग है, लॉटरी किंग, जिन्हें साउथ में बेसिस इनका जो केरला का है, चेन्नई केरला यहाँ से, और ये जो है मार्टिन लॉटरी के नाम से जाना जाता है, और ये अपनी कंपनी चलाते हैं फ्यूचर गेमिंग के नाम से। शख्स का नाम है सेंटियो मार्टिन, इनकी कंपनी है फ्यूचर गेमिंग वगैरह, जो वो एक लॉटरी बिजनेस में है, और ये इस बिज़नेस में कई सालों से है, और ये वाकई में इस मतलब इनको टाइटल अगर कहा जाए कि किंग है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका काफ़ी फैला हुआ कारोबार है, चेन्नई से लेके कोयम्बटूर, फरीदाबाद, लुधियाना, पंजाब, कलकत्ता, और जो उनका जो मेन कंपनी का जो नाम है वो फ्यूचर गेमिंग, मतलब ये इसी बैनर के अंदर वो काम करते हैं। तो इनके ऊपर जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने कुछ केस वगैरह फाइल किए थे, जिसके तहत ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जो है इनका सीज कर दिया गया था। एक केविड यहाँ पे दे दूँ, ये फ्यूचर गेमिंग जो है ये भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के डोनर रह चुके हैं वहाँ की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट में। उस मुद्दे में हमें नहीं जाना। तो ये इनके खिलाफ जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके तहत ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह सीज कर दिए गए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, और वहाँ पे जो है इन्हें वो इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाता है, स्पेशली इसी ग्राउंड पे क्योंकि जो राइट टू प्रिवेसी है वो इन्फ्रिंज हो रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप फ़िलहाल इस पर कोई मतलब जो भी डेटा सीज किया है, डिवाइस सीज की है, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, उसके डेटा को आप कॉपी नहीं करो। तो ये है मेन मसला। नोटिस वगैरह इशू हो चुका है, और ये टैग अलॉन कर दिया है उन मसलों के साथ में जो ऑलरेडी सेम रिलीफ के ऊपर कंसिड्रेशन पे है। जो बेंच थी, वो जिन्होंने नोटिस पहले मसले में इशू किया था, वो जस्टिस अभय ओक और उज्जवल भुयान की बेंच है, जिन्होंने ये इस चीज़ों को कंसिडर करते हुए इस तरह का प्रोटेक्शन दिया है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को लिया जाएगा, और क्या और कैसे डायरेक्शंस होगा, जिसके तहत एक बैलेंस अप्रोच लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो आज की जो दुनिया है, जिसमें सारा जो ऑफेंस है, क्राइम है, वो डिजिटल वर्ल्ड में ही हो रहा है, उसे डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्वेलेंस वगैरह का जो है उसको जांच के दायरे में कितना हद तक लाया जा सकता है, कितना फ्रीडम जांच एजेंसियों को रहेगा, ताकि वो डेटा को डिटेक्ट कर पाए, उसकी जांच कर पाए, और इसके साथ जिस किसी भी व्यक्ति की प्रिवेसी है उसे मेंटेन किया जाए। मैं इस बात को ज़रूर मानूंगा कि उनके पर्सनल कॉन्वर्सेशंस जो है, जो उनके पर्सनल है, एब्सोल्युटली पर्सनल जो है, वो पर्सनली रहने चाहिए, लेकिन अगर क्राइम से अगर रिलेटेड है तो वो किस लिहाज से प्राइवेट होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट देखें क्या डिसाइड करती है। मेरे हिसाब से इसमें बहुत ही मेटिकुलस और बैलेंस व्यू लेना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि एजेंसीज़ को उस तरह का एक फ्रीडम मिले, और उसके साथ एक बैलेंस रहे कि आपका जो राइट टू प्रिवेसी है वो भी इन्फ्रिंज ना हो। अदरवाइज क्राइम डिटेक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सब इसी तरह से आएंगे कि हमारा जो प्रिवेसी है वो इन्फ्रिंज हो रहा है।
क्राइम चलते चलेगा, करते जाएंगे, लेकिन मेरी प्राइवेसी जो है वो इन्फ्रिंज हो रही, ये एक मुद्दा रहेगा। तो एजेंसीज हैंडीकैप हो जाएंगी। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एजेंसीज हैंडीकैप हो जाएंगी अगर खुदा ना खास्ता जो गाइडलाइंस है वो उस तरह के अगर नहीं रहेंगे, जिससे कि एजेंसीज को फ्रीडम मिले और एक बैलेंस अप्रोच रहे जिससे राइट टू प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट हो। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और कैसे होता है। जो भी होगा मैं आप सभी के सामने उसे लेकर पेश हूँगा। और साल के अंतिम वीडियो में आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा आप सभी को 1 या 2 जनवरी को। प्राइमरली 1 जनवरी को मैं आप सभी के सामने फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद रही कि आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे। और फिर एक बार नववर्ष की शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और अपनी लाइफ को सिक्योर रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।